नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी मित्रों को प्रकाश पर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। ऐसे में आप लोग अपने अधिकतम समय का उपयोग अपनी पढ़ाई के ऊपर करिए ताकि आपकी अगली दिवाली और भी रंगीन हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं, समान अध्ययन के हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ये 7वां प्रैक्टिस सेट है और RO UPPSI तथा यूपी टेट की परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो जापान के क्योटो शहर में 1997 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया जिनमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक समझौते का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। उसी को ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। यह क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र क्या है? तो भारतीय वन नीति के अंतर्गत भारत के 1/3 भूभाग पर पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की आवश्यकता है। तो इस तरह से 33% हो गया। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 भागों पर वनों की आवश्यकता है ताकि भूस्खलन को रोका जा सके, भूस्खलन तथा भूमि कटाव को रोका जा सके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 ईस्वी में की गई थी और हिमस्खलन के कारण यह बर्फ़ में दब गया था। इस समय यह कार्यशील अवस्था में नहीं है। यहाँ पे भारत के 2 और शोध केंद्र हैं। भारती की स्थापना 1988-89 में की गई, मैत्री की, और भारती की स्थापना 2012 में की गई। वर्तमान समय में मैत्री तथा भारती चलायमान है और गंगोत्री कार्यशील अवस्था में नहीं है। अगला देखिए, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला देखिए, सूची 1 को 2 से मिलाना है। नाम दफ़ा, तो यन्ने से इसको याद करिए। नाम दफ़ा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, बादी करना कर्नाटक में, पीके पेरियर केरल में है, लामजाओ मणिपुर में है। लामजाओ केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो जो उत्पादक घटक होते हैं वो कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक घटक हैं, बाकी ये सब उपभोक्ता हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो धरती पे सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जैव विविधता का तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली वनस्पति जंतुओं में विविधता। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ज़्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की मनोराज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक सेक्टर का योगदान क्या है? तो वर्तमान समय में प्राथमिक सेक्टर का योगदान 24% है। तो उस तरह से देखा जाए तो कोई भी विकल्प सही नहीं, सुमेलित है, सही नहीं है। 2020-21 के बजट के अनुसार प्राथमिक सेक्टर का उत्तर प्रदेश की GDP में योगदान 24% है और द्वितीयक क्षेत्र का 26% है और सेवा क्षेत्र का 50% है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा हापुड़ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो समसपुर अभ्यारण्य रायबरेली में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित नहीं है। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी बखिरा संत कबीर नगर में है, आसांडी हरदोई में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक
या कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला देखिए, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, और ऐतरेय तथा कौशिकीय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद से जो है शतपथ ब्राह्मण संबंधित नहीं, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कैवल्य शब्द का प्रयोग जो है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किया जाता है। महावीर को जो है जम्भिक के निकट जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तब वह कैवलीन कहलाए थे। तभी से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था, रावे पाकू अका अक महासब मोंग वसु। रावे पाकू अका अक, तो राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में, वैशाली काल अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। तो यहाँ पाटलिपुत्र हो गया। कुंडल वन ग्राम कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्षता कौन किया था? तो महासब मोंग वसु। महासब मोंग वसु, महाकश्यप, सबकामी, मोंगलीपुत्र, वसुमित्र। तो इसको एक लाइन में आप याद करिए, रावे पाकू अकाक महासब मोंग वसु। अगला देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो सोने का सिक्का सर्वप्रथम जो है बीम कडफिसेस के द्वारा जारी किया गया था। ये कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में की थी। अगला देखिए, सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सीमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक है। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृतिक है, और इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका एक अन्य नाम देवगुप्त भी है। चोलों की राजधानी क्या है? तो चोलों की राजधानी तंजौर है। राजधानी के क्रम में एक शॉर्टकट फार्मूला है, वह देखिए, चोत चावा पका कब 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 कब। तो इसका एक्सपेंशन देख लीजिए, चोल की राजधानी तंजौर हो गई, चालुक्य की वातापी हो गई, पल्लव का कांचीपुरम हो गया, कदम्ब का वनवासी हो गया, काकतीय का वारंगल हो गया। तो ये राजधानी याद करने का एक शॉर्टकट फार्मूला है, चोत चावा पका कब कब। तो चोल तंजौर हो गया, चालुक्य वातापी हो गया, पल्लव कांचीपुरम हो गया, कदम्ब वनवासी हो गया, काकतीय वारंगल हो गया। अगला देखिए, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोल्काप्पियम ग्रंथ जो है तमिल व्याकरण व काव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? 1019-20 ईस्वी में महमूद गजनवी ने चंदेल शासकों पे आक्रमण कर दिया। वहाँ उस समय शासक विद्याधर था, और यह जो है उस समय सफलतापूर्वक मुस्लिम शक्ति का प्रतिरोध कर सका। अगला देखिए, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच जो है युद्ध चल रहा था। मालिक कफूर व अन्य लोगों ने मिलकर मंगोलों को जो है रावी नदी के तट से आगे बढ़ने नहीं दिया, और मंगोल वहीं तक सीमित हो गए। तो दिल्ली तथा मंगोलों के बीच जो है सीमा रावी नदी हो गई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है।
तो यही पहला नई सुमेलित है। बाकी अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम आदिल शाह सर्की के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जहाज महल मालवा में है तथा जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जामा मस्जिद कई जगह हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, जौनपुर में भी है, गुलबर्गा में भी है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवर संतों के द्वारा दक्षिण भारत में किया गया था। रामानंद के द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में उसको लाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 व 2 का मिलान करना है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। बेलग्राम का युद्ध हुमायूं लड़े थे। और खुसरो का विद्रोह, खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। तो इस तरह से देखा जाए तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था मराठा प्रशासन का, उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पेशवा का पद होता था, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता था। और सैन्य अधिकारी जो होते थे सेनापति सर ए नौबत के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि मराठा प्रशासन में सेनापति को किस नाम से जाना जाता है, तो सर ए नौबत हो गया। भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की। इसके लिए एक फार्मूला है आपका, डीएम पुको डीएम एम फसा। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में की थी, डच ने मछलीपट्टनम में की थी। अंग्रेज़ों ने सफलतापूर्वक तो पहले मछलीपट्टनम में स्थापित की, लेकिन प्रयास जो है सूरत में किए थे, इसलिए सूरत को माना जाता है। फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है सूरत में स्थापित की थी। तो एक लाइन से आप याद कर सकते हैं, पुको डीएम एम फस या फंसा ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर पुर्तगाल वाला पूछता है तो उसको याद कर लीजिए। सुगौली की संधि कब हुई थी, तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के बीच लॉर्ड हेस्टिंग, ये बहुत दफ़ा पूछा है, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। और इसी युद्ध की समाप्ति जो है 1815 में सुगौली संधि के माध्यम से हुई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो जो अस्थाई बंदोबस्त है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जो है ज़मींदारों के साथ किया गया। इसमें 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था, 1/11 भाग ज़मींदार अपने पास रखता था। ज़मींदार लगान का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होता था। बाकी चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के लिए जॉन लॉरेंस जाने जाते हैं। सहायक संधि बेलजली ने जो है प्रस्तावित की थी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के शासनकाल में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और इन्हें जो है आदिवासियों का पितामह भी कहा जाता है। अगला देखिए, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई, तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, तो इंडियन ओपिनियन से संबंधित थे। ये 1904 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया था। इसके जो है प्रथम संपादक मनसुख लाल नज़र करके थे। नवजीवन भी गांधी जी की पत्रिका है, यंग इंडिया भी है, लेकिन युगांतर पत्रिका का संबंध गांधी जी से नहीं है। ये वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। यह संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो यह शब्द जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में संबोधित किया गया और इसे जो है लखनऊ अधिवेशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकता समझौते के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ और यह समझौता तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों के फलस्वरूप हो सका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसकी जो सभापति या अध्यक्ष थे वह सोहन सिंह भखाना थे तथा लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल इसके महासचिव थे तथा पंडित काशीराम जो है इसके कोषाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 दफ़ा पूछा जा चुका है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय सर एंड्रयूज फ्रेजर था। 1803 से लगाए 1808 तक बंगाल का जो गवर्नर था वह लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह एंड्रयूज फ्रेजर था। जो भारत का गवर्नर था वो कर्जन था। दोनों के अंतर को समझिएगा, जब भारत का गवर्नर पूछेगा तो कर्जन, लेकिन बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछेगा तो एंड्रयूज फ्रेजर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का साम्यवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने राष्ट्रवाद का साम्यवाद के पक्ष में समर्पण कह के संबोधित किया। डॉक्टर किचलू जो है भारत विभाजन के घोर विरोधी थे, वह किसी भी तरह से जो है पक्ष में नहीं थे कि देश का बंटवारा हो, और इससे आहत होकर सैफुद्दीन किचलू ने जो है कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया तथा कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दे सकता है और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि अगर उच्च न्यायालय होगा तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को वो देंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं तथा जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कनिष्क भी था, अशोक भी था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश या ब्राह्मण वंश के संस्थापक थे। इन्होंने वैदिक सभ्यता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका बौद्ध धर्म से के विस्तार में कोई भी योगदान नहीं रहा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो भारत शासक अधिनियम 1813 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार में 20 वर्ष तक इनको एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। 1813
एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भी व्यापार करने की छूट प्रदान की गई तथा भारतीयों के लिए शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। तो ये भी पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए दिए गए, तो वह 1813 के अधिनियम से, और इसी अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा चीन व चाय का व्यापार 20 वर्षों तक उनको इस व्यापार में एकाधिकार प्रदान किया गया। अगला देखिए, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। यह किसके प्रयास से पारित हुआ था? 2-3 दफ़ा पूछ चुका है। तो यह एक पारसी थे, BM मालाबारी। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप ही जो है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हो सका। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और RO की परीक्षा में, UP PSI की परीक्षा में व UP टेट की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ने की मुहिम एकदम धीमी, मतलब ना के बराबर हो गई है, तो इसको आप लोग तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।